हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो पेडागोजी है फ्रेंड्स, ये आपका जो प्रवक्ता पेपर है उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैंने जो है प्रैक्टिस सेट 1 यहाँ पे अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने जो है 100 क्वेश्चन एक साथ और 50 क्वेश्चन जो है एक साथ अपलोड कर रखे हैं। 100 क्वेश्चन को जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उन्हें देख सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम जो है फ्रेंड्स, अभी हमारा जो है अप्रैल में एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी अगर आप लोग जो है करंट अफेयर्स अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और हिंदी अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी की भी मैं जो है एमसीक्यू अपलोड करता हूँ। और करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया, उत्तराखंड जीके हो गया एमसीक्यू बेस पे। तो और उसके बाद दूसरा जो है वन लाइनर, मैं इसमें जो है हिमालय एजुकेशन, इसको मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैं अपलोड करता हूँ। तो उसे अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो करेंगे 40 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो है लेंदी वीडियो यहाँ पे थोड़ा अपलोड करने में भी इशू आ रहा है। और फिर यहाँ पे भी जो है जो है आप लोग जो है वीडियो देख भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं जो है 40 क्वेश्चन आज जो पेडागोजी के होंगे उन्हीं को अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है जीएस और जीके लेके आऊँगा। और जीएस जीके उत्तराखंड हो गया हमारा, हिस्ट्री वगैरह सभी जो आते हैं जीएस जीके के अंतर्गत। उसके बाद जो तीसरी वीडियो लेके आऊँगा, इसी का प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा मैथ्स और हिंदी का। तो आप लोग जो है यहाँ से अपने क्वेश्चन आप अपना बना सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आज भी हम 40 क्वेश्चन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन है डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1964 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में की गई। इसे जो है कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। और आयोग ने जो है भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1992। ये कह रहा है कि शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा कदम था। इसकी योजनाओं को जो है विकास के रूप में इंदिरा गांधी ने दिया। और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को जो है शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। शिक्षा प्राप्त करने का जो माध्यम था मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। और समय समय के साथ इसमें संशोधन भी किया गया। पिछली जो शिक्षा नीति आई 1986 को वर्ष 1992 में यहाँ पे संशोधित तो किया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने के प्रयास से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिलिंद कॉलेज। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना करने के प्रयास से संबंध थे। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 54 एकड़ जमीन आवंटित की थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इनको नोट डाउन भी करना चाहते हैं वैसे वीडियो जो है रहेगी तो आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। विश्वविद्यालयों की अधिक संख्या वाला राज्य कौन है? विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या वाला राज्य राजस्थान का है। और उस शिक्षा में उच्चतम GER 3 बिहार है। और उस शिक्षा में न्यूनतम GR मिजोरम वाला राज्य है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है मैच करना है, कौन से यहाँ पे राइट आंसर है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि विश्वविद्यालय की अधिकतम संख्या वाला राज्य, तो यह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद क्या कह रहा है, ये अगला है, ये 2 लिख देते हैं। विश्वविद्यालयों के न्यूनतम संख्या वाला राज्य, तो विश्वविद्यालयों के न्यूनतम संख्या वाला राज्य है फ्रेंड्स मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है उच्च शिक्षा में उच्चतम GER वाला राज्य, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, 1। उसके बाद है उच्च शिक्षा में निम्नतम GER वाला राज्य, तो अब कौन सा बचा है? बिहार बचा है। तो यहाँ पे जो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है मिजोरम है।
और उच्च शिक्षा में उच्चतम जीआर वाला राज्य ये है आपका सिक्किम, और उच्च शिक्षा में निम्नतम जीईआर वाला राज्य तो ये है आपका फ्रेंड्स बिहार। तो ये आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो इनमें से बताना है कौन से भारत के विश्वविद्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखेंगे आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो कुल है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या ये 54 है। ये हमने अगले लेक्चर में भी पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे जो है भारत में दिए गए विकल्पों में से जो है भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं? ये है फ्रेंड्स सबसे पहले नागालैंड विश्वविद्यालय, ये है नागालैंड में। उसके बाद है सिक्किम विश्वविद्यालय, यह है सिक्किम में। और उसके बाद है मणिपुर विश्वविद्यालय, यह है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन-कौन सा? नागालैंड विश्वविद्यालय नागालैंड, सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम, मणिपुर विश्वविद्यालय मणिपुर। ए, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कथन और अजर्सन यानी कथन ही दिए गए हैं, दोनों कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। कह रहा है कथन कह रहा है कि एनसीईआरटी भारत में शिक्षा का तृतीय स्तरीय शासी निकाय है। भारत में जो है तृतीय शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। उपयुक्त कथनों के जो है आलोक में निम्नलिखित में से यहाँ पे सही उत्तर हमें चुनना है, कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन एक असत्य है किंतु कथन द्वितीय जो है सही है। क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1961 में विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए नीतियों व कार्यक्रम के विषय में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए की गई थी। तृतीयक स्तर पर जो है मुख्य शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। भारत में जो है तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का परीक्षण निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 ये किया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रमाणिक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से न केवल जो है छात्रों यहाँ पे वास्तविक जीवन में जो है की परिस्थितियों में अनुपयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का परीक्षण प्रमाणिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? यहाँ पे बताना है मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं। सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद हमारा संसाधन होने चाहिए, फिर हमारा विश्लेषण होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है कि जो मूल्यांकन है यहाँ पे केवल छात्रों की प्रगति उपलब्धि का मापन किया जाता है, बल्कि अध्यापन जो सामग्री है लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशाली को भी परखता है। मूल्यांकन से संबंधित तैयार की गई योजना को जो है मूल्यांकन योजना कहते हैं। और मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कौन कौन से समावेश आते हैं? सबसे पहले आता है फ्रेंड्स शिक्षण उद्देश्य। सबसे पहले क्या होना चाहिए? शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्य यह है कि हम किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो हम जो है क्या है हमारा शिक्षण किस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह जो है यहाँ पे अगर जिनके पास ये बुक होगी तो उनको ये पता होगा। सबसे पहले यहाँ पे है लर्निंग एक्टिविटीज़। क्या है? लर्निंग एक्टिविटीज़ है। देन यहाँ पे क्या है? बिहेवियर चेंज। क्या है? बिहेवियर चेंज है। और अगर आप उसके बाद अगर आप देखेंगे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, और इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका इवोल्यूशन प्रोसेस यानी मूल्यांकन प्रक्रिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये है सबसे पहले हमारे जो उद्देश्य वो जो हमारा मूल्यांकन योजना के मुख्यतः अवयव हैं वो है उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण, अधिगम, कार्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सांगठनिक प्रणालियों में सांगठनिक संप्रेषण किसकी आपूर्ति करता है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? सामाजिक आघात। तो संगठनात्मक प्रणालियों में जो है संगठनात्मक संचार आपूर्ति सामाजिक इनपुट से होती है। हम जो है संगठनात्मक संचार को 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? औपचारिक और अनौपचारिक संचार, दिशात्मक संचार, आंतरिक और बाहरी संचार, मौखिक और लिखित संचार। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे संगठनात्मक संचार में आंतरिक संचार और बाहरी संचार दोनों शामिल हैं। जैसे कि
जैसे कि कर्मचारी प्रशिक्षण मॉड्यूल एक संगठन के मिशन के आसपास संदेश प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संचार करना और ईमेल जैसे पेशेवर संचार करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डैश संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डी राइट आंसर है। प्रत्यक्ष फेस टू फेस, प्रत्यक्ष फेस टू फेस संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण मौखिक संचार से संबंधित होता है। मौखिक संचार तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। मौखिक संचार में किसी भी प्रकार के संचार के दौरान बोले गए शब्द प्रत्यक्षता में शामिल होते हैं। मौखिक संचार में बोले गए शब्दों के माध्यम से विस्तार जानकारी व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्यवहारात्मक प्रतिरूप। तो संप्रेषण जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इसमें जब दाता और प्रदाता जो है प्रदाता और अदाता जो होते हैं संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं को जो है अदला बदली करते हैं और ये जो संप्रेषण है इसका संव्यवहारात्मक जो है प्रतिरूप कहलाता है और यह दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हुआ। सामान्यतः ये जो प्रतिरूप है फ्रेंड्स, संप्रेषण का आदान प्रदान रूप है जिसमें संप्रेषण दोनों तरफ से होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, श्रोता तक किस प्रकार के संदेश का संचार सर्वाधिक की लिस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार। जनसंचार जो है संप्रेषण में श्रोता एक तक संदेश का संचार सर्वाधिक की लिस्ट होता है। इसे मास पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इससे मौखिक या लिखित मीडिया के माध्यम से आबादी के बड़े हिस्से में सूचना प्रदान किया जाता है। उदाहरण पर यहाँ पे जो है पत्रिकाएं, पत्रिकाएं, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिग एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और परिचालन द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंग एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एक परिचालन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है। इसके जनक बिल गेट्स तथा पॉल एलन है। यहाँ पे ध्यान देना, जो बिंग एक सर्च इंजन है इसके जो परिचालन और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका परिचालन किया जाता है और बिंग के जो जनक हैं वो कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। अल्फाबेट अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन गूगल ही होल्डिंग कंपनी है। यह उत्पादों प्लेटफॉर्म की विस्तृत श्रृंखला से ओतप्रोत है और यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है। अमेजोन एक मल्टीनेशनल अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ई कॉमर्स, वेब प्रोवाइडर आदि सर्विस प्रदान करता है और इसके जनक जेफ बेजोस हैं। तो ये राइट आंसर हमारा क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंड नोट। एंड नोट एक विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS वर्ड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS वर्ड, नोटपैड, मीडिया प्लेयर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार मंच प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है क्या कहलाती है। 16 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, ईशान डेस्क। क्या कहलाता है, ईशान डेस्क कहलाता है। तो डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जैसे आधार मंच प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है वह ईशान डेस्क कहलाती है। ई हस्ताक्षर को आधार KYC सेवा के माध्यम से हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणीकरण का उपयोग डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी केंद्र शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षा का 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानते हैं कि सभी विद्यार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे करेंगे, निम्नलिखित में से अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता से अपने प्रयासों द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर यहाँ पे पाना पड़ता है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वानुभाविक यानी ह्यूरिस्टिक पद्धति। तो स्वानुभाविक ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने जो प्रयासों द्वारा ही अपनी समस्याओं का उत्तर पाना पड़ता है। ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी के ह्यूरोसिको किसे बना है जिसका तात्पर्य होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ह्यूरिस्टिक जो विधि है ये स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का जो अन्वेषण होता है
स्वाभाविक विधि होती है और इस पद्धति में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों के स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। और ह्यूरिस्टिक विधि में जो है छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र कैसे होते हैं, सक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, किस तरह से ये रहते हैं, तो ये हमें बताना है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय होते हैं और वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर यहाँ पे रहते हैं। और इस विधि में जो है छात्र स्वयं करके नए खोज, नए तथ्य, गुणों को सीखते हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि में जो है छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सा ऐसा खोज है जिसमें जो है कौन सी ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को स्वयं जो है सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है, वो कौन सी विधि है फ्रेंड्स? ह्यूरिस्टिक विधि। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। शिक्षार्थी जो है केंद्रित शिक्षण परिवेश विद्यार्थी। तो 19 का यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले है अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं। और डी कह रहा है वे निर्णय करते ही वे क्या और क्या कैसे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये कह रहा है कि शिक्षार्थी जो है केंद्रीय शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं एवं वे यह निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है ड्यूरी के अनुसार शिक्षा क्या है। ड्यूरी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो ये है फ्रेंड्स सामाजिक आवश्यकता। तो जॉन ड्यूरी के अनुसार जो है शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि अनुभवों पुनर्गठन जिससे व्यक्ति समाज में सक्रिय रूप से योगदान कर सके, इसलिए इसे एक सामाजिक आवश्यकता माना जाता है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन अभी हमारे और हैं। आप लोग जो है कमेंट करना कितने आपके यहाँ पे राइट आंसर बन रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक आपका जो सब्सक्राइब और आपका लाइक है जो बहुत ही मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है? 21। तो यह है फ्रेंड्स सकारात्मक उत्पादनकारी अधिगम वातावरण परिवेश बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है? तो कक्षा का प्रमुख उद्देश्य है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कक्षा प्रबंधन छात्रों के लिए जो है एक व्यवस्थित वातावरण स्थापित करता है और उसे कायम रखता है, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। और कक्षा कक्ष प्रबंधन में दो मुख्य प्रमुख घटक होते हैं जो इसके प्रमुख तत्वों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षक की प्रभावी भूमिका और कक्षा कक्ष वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगती है तो आप लोग जो है कमेंट करना। सबसे पहले देखेंगे 22वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट का यहाँ पे चयन आपको करना है। तो यहाँ पे जो 22 यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले कह रहा है कि जो शिक्षण है सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग है, विद्यालय समुदाय संपर्क है, विद्यालय के कार्यक्रमों में जो है विद्यार्थियों के माता पिता जो है रुचि और शिक्षण की विषय संबंधी जानकारी, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति और शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग करना। उसके बाद कह रहा है कि शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, शिक्षक को अगर विषय संबंधी अच्छी जानकारी होगी तो जो शिक्षण है वो क्या होगा, प्रभावी होगा। अगला कह रहा है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करे। शिक्षण को जो है प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, शिक्षण सहायक संसाधनों की उपलब्धता तथा उनका प्रयोग, शिक्षण की विषय संबंधी जानकारी, शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत स्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक गुण संप्रेषित करने की आवश्यकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि संबंधी।
अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षण सब प्रक्रिया है। यह अधिगमकर्ता को अधिगम के सभी पहलुओं में लाभित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों के अवधारणों को परारोपित करते हैं। अवधारणों को प्राप्त करने, समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच करने में मदद करता है। अतः दिए गए सूचियों से शिक्षण की परोक्ष रणनीति के अंतर्गत शिक्षण अधिगम से संबंधित निम्नलिखित पहचान है। क्या पहचान है? परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण और विद्यार्थियों को अपने अनुभवों में से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त है। जो 24 यहाँ सॉरी 24 का जो राइट आंसर है यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता। ये हमने जो है थोड़ा एक्सप्लेन मैंने ऊपर वाले को कर दिया। 24 करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का? ये हो जाएगा परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता हो जाएगा और उसके बाद संप्रदाय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के संदर्भों का अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा इनको देख लेते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा हमने जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया वो इसी का एक्सप्लेनेशन था। आगे हम बढ़ते हैं, काफ़ी वीडियो लेंगे। 25 देखेंगे। सबसे पहले है सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। मानव विज्ञान, तो मानव विज्ञान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संस्कृति। अगला है मानव विज्ञान संस्कृति है। समाजशास्त्र तो समाज है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा हो जाएगा। प्रबंधन क्या हो जाएगा? पद्धति हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन तकनीकों के प्रकार है। नियोजन तकनीकों के प्रकार है यह फ्रेंड्स क्रिटिकल पाथ मेथड, लागत लाभ का विश्लेषण और उसके बाद है योजना प्रोग्रामिंग और बजट प्रणाली, उसके बाद है प्रबंधकीय गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से कौन बहुसंवेदी मीडिया है? 27 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा और चलचित्र फिल्में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। बहुसंवेदी मीडिया, बहुसंवेदी मीडिया एक प्रकार का मीडिया है जो कई इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद आदि को शामिल करती है। बहुसंवेदी मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग लोगों को जोड़ने और सूचित करने के लिए किया जा सकता है। बहुसंवेदी मीडिया के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? टेलीविजन, टेलीविजन एक बहुसंवेदी मीडिया है क्योंकि वह देखने और सुनने दोनों को शामिल करती है। दर्शक जो है स्क्रीन पर छवियों को देख सकते हैं और प्रसारण ध्वनियाँ सुन सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग यह एक बहुसंवेदी मीडिया है क्योंकि यह जो है दृष्टि और श्रवण को संलग्न करती है और प्रतिभागी एक दूसरे को स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकते हैं। चलचित्र फिल्मों में क्या है? यह एक बहुसंवेदी मीडिया है क्योंकि वह दृष्टि और श्रवण दोनों प्रकार का संलग्न करती है। दर्शक जो है स्क्रीन पर छवियां देख सकते हैं और बजाई जा रही आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में किस वर्ष टीवी सेवाएं प्रारंभ हुई? तो 28 में सी राइट आंसर है फ्रेंड्स। 1959 में। तो भारत में टीवी यानी टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई। 1972 में जो है टेलीविजन की सेवाएं अमृतसर एवं मुंबई के लिए बढ़ाई गई और टेलीविजन का आविष्कार जो है जे एल वियर्ड ने किया था। किसने किया था? जे एल वियर्ड ने किया था। और आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार क्रिया एक शक्तिशाली साधन है। दूरदर्शन के द्वारा प्रत्येक घटना देखी जा सकती है और घटना का विवरण जो है सुना भी जा सकता है। इसमें जो है प्रत्येक घटना का रिकॉर्ड करने की फिर टेलीविजन में उसका प्रसारण भी अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है 29। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेब नेटवर्क। सिस्टम दृष्टिकोण को दो बुनियादी घटकों पर विचार करता है। तत्व और प्रक्रियाएं। तत्व मापने योग्य चीजें हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। उन्हें वस्तु, घटना, पैटर्न या संरचना भी कहा जाता है। प्रक्रियाएं तत्वों को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती हैं। शिक्षा के प्रति प्रणाली दृष्टिकोण इस प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षा को इनपुट आउटपुट प्रणाली के रूप में मानता है। इसके 6 भाग हैं। कौन कौन से? प्रशिक्षक, शिक्षार्थी, निर्देश के उद्देश्य, फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस। तो ये वेब नेटवर्क में सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घटक नहीं है पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी फीडबैक, प्रोसेस, इनपुट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी सहशिकी सामर्थ्य है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध्यापन और अधिगम दोनों में वैज्ञानिक रूप से और सौंदर्य बोधात्मक ढंग से प्रौद्योगिकी को लाने के लिए कुशलताओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर है 31। प्रशासन नौकरशाही के रूप में का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स वेबर ने। तो प्रशासन नौकरशाही के रूप में या ब्यूरोक्रेसी अवधारणा का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया। इनके अनुसार जो है ब्यूरोक्रेसी एक प्रकार का वह संगठन है जिसमें उसके सदस्य प्रत्येक कार्य को कुशल ढंग से संपन्न करने के लिए कुछ नियम कायदे व कानूनों के आधार पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 32। निम्न में से कौन सा विद्यालय पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य है। तो बी राइट आंसर है फ्रेंड्स, अध्यापन अधिगम स्थिति में सुधार। तो यहाँ पे जो है विद्यालय पर्यवेक्षण के मुख्य कार्य हैं शिक्षण की कुशलता तथा बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान व सीखने की संस्कृति का मूल्यांकन करना, बालकों की जांच, सहायक सामग्री का निर्माण करना, अध्यापन अधिगम स्थितियों में सुधार करना, पाठ्यक्रम सुधार तथा निर्माण के लिए शोध तथा शिक्षकों का व्यावसायिक नेतृत्व में सहयोग करना। 33 देखेंगे, शिक्षा शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है। तो बी राइट आंसर है फ्रेंड्स, स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखेंगे, विद्यालय कार्यक्रम की एक उत्तम निरीक्षण रिपोर्ट में मुख्य बल उसे कैसा बनाने पर होना चाहिए। 34 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रचनात्मक और आलोचनात्मक। तो किसी भी विद्यालय कार्यक्रम की एक उत्तम निरीक्षण रिपोर्ट के लिए आवश्यक है कि उनमें नई नई तकनीकी शिक्षण विधियां जो है पाठ्यक्रम हो गया, रचनात्मक कार्य का समावेश किया जाए। कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए जिससे कि त्रुटियों को दूर किया जा सके। 35 देखेंगे, पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण है। तो 35 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया। तो पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है जबकि निरीक्षण विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया है। पर्यवेक्षण में कक्षा का अवलोकन संपूर्ण रूप से अनवरत चलता रहता है जबकि निरीक्षण एक विशिष्ट समय में किसी भी विशिष्ट कार्य का अवलोकन किया जाता है। 36, बिगिस के शिक्षण स्तरों की संख्या कितनी है। बिगिस के शिक्षण स्तरों की संख्या है फ्रेंड्स 3 है। कौन कौन से हैं, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन अथवा मनन स्तर है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जो 37 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया सन 1961 में। एच एस एच सन एचिसन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा है, क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 37 डी है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अब ये कह रहा है कि जो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया सन 1961 में। कब किया गया, 1961 में। एचिसन, वुस तथा एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम प्रारंभ किए जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य प्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका उसमें निर्वाह करते थे। 38 करेंगे, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षण शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा के प्रयोग में प्रोत्साहित करती है। तो 38 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करके बच्चों को जो है उनके कौशल एवं प्रतिभा से अवगत करा सकते हैं। शैक्षिक नवाचारों की सहायता से जो है अधिगमकर्ता को क्रियाशीलता बनाया जा सकता है और अधिगम हेतु उसे वहाँ पे प्रेरित भी किया जा सकता है। शिक्षण शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रोत्साहन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा किया गया। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको हम देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारत सरकार ने इसका गठन 23 सितंबर 1952 को मुद्यालय की अध्यक्षता में किया था। इसका जो उद्देश्य था लोकतांत्रिक नागरिकता, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, व्यक्ति का विकास करना और नेतृत्व के लिए शिक्षा है। उसके बाद है कोठारी शिक्षा आयोग, आपको पता है। तो 1964 1966 एस कोठारी जो है डी एस कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था भारत में पालन की जाने वाले शैक्षिक प्रणाली का आकलन करना और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न पर सभी स्तरों पर इसका विकास, शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 90 पहली बार जो है संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था
अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा गणित और विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया और यह शिक्षक जो है शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रयोग करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप जो है 2005 एनसीएफ यानी 2005 भारत में जो है स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए निर्देशानुसार के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य होता है छात्रों को सर्वांगीण विकास करना है। 39 करेंगे। 10+2+3 का शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ये दिया था फ्रेंड्स शिक्षा आयोग 1964-66 ने। 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा दिया गया। शिक्षा आयोग के कोठारी आयोग भी कहते हैं। इस आयोग का गठन जो है डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में किया गया था। शिक्षा आयोग ने जो है अपनी व्यापक रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था के उच्चीकरण पर दी थी और इस आयोग के द्वारा देश में शिक्षा सुधार के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 और ये जो आज का रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो 40 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो शिक्षा आयोग 1964 और उसके बाद जो है 66 कोठारी आयोग ने अपने द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया और अंत में 29 जून 1966 की अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक से भारत सरकार को प्रेषित किया। तो यहाँ पे एक बात तो समझ आती फ्रेंड, जितने भी आयोग बने और जितने भी यहाँ पे NEP आए NCF आए ये सभी हमको जो है अच्छे से पढ़ने हैं, रीड आउट करने हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं और यहाँ पे आगे के क्वेश्चन कितने लोग चाहते हैं तो वो आप जो है प्लीज़ कमेंट करना। बाकी अगर आप जो है न्यू अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी जो है मेरा दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन, इसको वहाँ पे जो है आप करंट अफेयर्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, उससे आप MCQ बेस पे तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।